Hello students, in this video we'll discuss part 2 of chapter number 3, The Age of Revolution. Students, I hope you all have seen part 1 of this chapter. If not, do watch it. जो लास्ट टॉपिक हमने पार्ट 1 में कंप्लीट किया था वो था बॉस्टन टी पार्टी। मतलब यहाँ तक हम पढ़ चुके हैं पार्ट 1 में। We'll start part 2 with the beginning of war. वॉर बिगिन करेंगे बच्चा हम। तो जो कॉलोनीज के रिप्रेजेंटेटिव्स थे, जो चुने हुए व्यक्ति थे, वो फिलाडेल्फिया में मिले कब 1774 में। और यहाँ पर इन्होंने किंग जॉर्ज 3 से अपील की, बेटा अभी भी रिक्वेस्ट ही कर रहे हैं ये लोग, जो ब्रिटिश रूलर थे उस टाइम के किंग जॉर्ज 3, उनसे अपील की रिप्रेजेंटेटिव्स में कि भाई आप विड्रॉ कर लें अनजस्ट और ऑपरेसिव एक्ट्स को। अनजस्ट मतलब जो अनुचित है, ऑपरेसिव जो दमनकारी है, ठीक है। प्लीज विड्रॉ ऑल अनजस्ट एंड ऑपरेसिव एक्ट। पर जो किंग थे वो तो बात समझने को ही तैयार नहीं थे। उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, ये तो आप रिबेलियन कर रहे हैं, विद्रोह कर रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं हो पाएगा, ठीक है। एंड ही हिमसेल्फ, किंग जॉर्ज 3 हिमसेल्फ डिक्लेयर्ड वॉर ऑन द कॉलोनिस्ट, ठीक है। तो वॉर की शुरुआत हमने नहीं की, हम तो वहाँ अपील करने गए थे। कौन? यूएस के जो पीपल थे, नॉर्थ अमेरिका के जो 13 कॉलोनीज के रिप्रेजेंटेटिव्स थे, वो फिलाडेल्फिया पहुंचे 1774 में और वहाँ रिक्वेस्ट की कि प्लीज आप विड्रॉ कर ली ऑपरेसिव और अनजस्ट एक्ट को। पर इसको रिबेलियन समझ के वॉर डिक्लेयर कर दिया किंग जॉर्ज 3 ने। जो ब्रिटिश ट्रूप्स थे उनको भेजा गया कि जो मैसेच्यूसेट्स में जो रिबेलियन चल रहा है, विद्रोह चल रहा है, उसको सप्रेस कर दो, उसको पूरी तरह खत्म करो। पर यहाँ कॉलोनिस्ट पीछे हटने वाले नहीं थे, इन्होंने अपनी खुद की आर्मी बना ली और फिर फाइटिंग ब्रोक आउट हुई लेजिंगटन और कॉनकॉर्ड में कब? अप्रैल 1775 में। अब कॉलोनिस्ट भी बोल रहे हैं ठीक है आपको लड़ना है, हम भी लड़ते हैं, नो इश्यूज नो प्रॉब्लम। चलो तो अब चालू हो गई भाई लड़ाई। जो कॉलोनिस्ट थे उन्होंने चूज किया बच्चा जॉर्ज वॉशिंगटन को कमांडर इन चीफ फॉर देयर ट्रूप्स। कौन चुने गए कमांडर इन चीफ? जॉर्ज वॉशिंगटन। तो कॉलोनिस्ट चॉइस जॉर्ज वॉशिंगटन एज कमांडर इन चीफ ऑफ देयर ट्रूप्स। चलो अब देखो लड़ाइयाँ बराबर चल रही हैं, ठीक है। 1776 में फिर से एक बार रिप्रेजेंटेटिव्स मिलते हैं कहाँ पर? फिलाडेल्फिया में। और यहाँ पर ये लोग साइन कर लेते हैं डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस, ठीक है, जिसमें क्लियरली लिखा था कि हम जो अमेरिकन कॉलोनिस्ट हैं, हमारे पास पूरा राइट है कि हम अपने आप को फ्री कर लें। किससे फ्री कर लें? ऑपरेसिव और एक्सप्लॉयटेटिव ब्रिटिश प्रैक्टिसेस से। ये जो दमनकारी, शोषण करने वाली जो ब्रिटिशर्स की जो प्रैक्टिसेस हैं, उससे अपने आप को फ्री करना हमारा राइट है, ठीक है बात। ऑपरेसिव का मतलब होता है दमन, ठीक है, और एक्सप्लॉयटेटिव का मतलब होता है एक्सप्लॉयटेशन का मतलब होता है शोषण, ठीक है बात। तो जो शोषण करने वाली, जो दमन करने वाली जो नीतियां हैं, उससे हम अपने आप को अलग कर लें, ये हमारा राइट है, ऐसा डिसाइड कर लिया इन लोगों ने, ठीक है बात। और अपनी खुद की सरकार बना ली। चलो तो जो डिक्लेरेशन था इंडिपेंडेंस का, उसमें बहुत सारे रेवोल्यूशनरी आइडियाज थे। उन्होंने ये प्रोक्लेम किया कि सारे मैन इक्वल हैं, ऑल मैन आर बॉर्न इक्वल एंड एंडोर्ड विद सर्टेन फंडामेंटल राइट्स। और यहाँ पर ये बात तो कही कि हम सब इक्वल हैं, साथ ही साथ कुछ फंडामेंटल राइट्स की बात भी हुई, जैसे राइट टू लाइफ, लिबर्टी, pursuit of happiness. Pursuit of happiness means whatever we are doing we must have satisfaction in that. मतलब हम जो भी कर रहे हैं उसमें हमें संतोष मिले, सेटिस्फेक्शन मिले, हमारे पास लिबर्टी हो, हमारे पास राइट टू लाइफ हो। इनकी बात भी हुई किसमें? डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस। चलो अब बनेगा यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। अभी तो 13 कॉलोनीज थी, वो आज़ाद हुई हैं, अब वो क्या बनाएंगे? यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। बर्थ ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। जो वॉर था वो कम्प्लीटली एंड होता है 1781 में विद द डिफीट ऑफ वॉट? किसकी डिफीट हुई होगी? ब्रिटिश की डिफीट हुई होगी, तभी तो बना यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। ब्रिटिश फोर्सेस की होती है हार और 1783 में ट्रीटी ऑफ पेरिस साइन होती है। किस किस के बीच में होगी बच्चा? ब्रिटिश गवर्नमेंट और कॉलोनिस्ट, मतलब जो यूएसए की जो 13 कॉलोनीज थे उनके रिप्रेजेंटेटिव्स और ब्रिटिश गवर्नमेंट के बीच में साइन हुई ट्रीटी ऑफ पेरिस। और इस ट्रीटी के अकॉर्डिंग ब्रिटिश गवर्नमेंट ने रिकॉग्नाइज किया कि भैया अब ये जो तुम 13 कॉलोनीज हो ये इंडिपेंडेंट हो गई। In Treaty of Paris, which was signed in 1783, British government recognized the independence of 13 colonies and which later come to be known as United States of America. क्या इतनी बातें क्लियर हैं? ट्रीटी ऑफ पेरिस किस ईयर में साइन हुई? 1783 में।
उसके अकॉर्डिंग ब्रिटिशर्स ने किसको रिकॉग्नाइज किया? इंडिपेंडेंस को। किसकी? 13 कॉलोनीज की। इन अबाउट 200 ईयर पर जो लास्ट के 200 साल, अब जो हम आज से अगर बात करें कि इसके पहले के जो 200 साल थे, उसने यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने अपने आप को इतना ग्रो किया बेटा, इतना डेवलप किया कि क्या बताएं। नॉट ओनली ऑन अर्थ, अगर हम मार्स की बात करें, अगर हम मून की बात करें, हम स्पेस की बात करें, हम ओशन की बात करें, ऐसी कोई फील्ड नहीं है जहाँ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका पीछे है। भले वो अंटार्कटिका में एक्सप्लोरेशन की बात हो, मार्स पहुंचने की बात हो, मून पे पहुंचने की बात हो, ये अनचैलेंज्ड सुपर पावर है। आज वर्ल्ड में सुपर पावर के नाम से किसको जाना जाता है? यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को। ठीक है बात। तो जो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है, उसने अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर लिया है एज अ मोस्ट पावरफुल कंट्री इन द वर्ल्ड। ये अनचैलेंज सुपर पावर है आज दुनिया का। और ये लोग अपना इंडिपेंडेंस डे मनाते हैं 4 जुलाई को, और हम कब मनाते हैं? 15 अगस्त को। ठीक है बात। चलो, अब क्या रिजल्ट निकले बच्चा अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस के? तो पहला रिजल्ट था, जो अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस था, उसने ब्रिटिश रूल को खत्म किया अमेरिकन कॉलोनीज में। और किसका इमरजेंस हुआ? यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का। फिर इन लोगों ने अपने लिए एक कॉन्स्टिट्यूशन लिखा, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन बनाया। फिर इन्होंने अपने आप को फेडरल, डेमोक्रेटिक और रिपब्लिकन बना दिया। अब ये तीनों वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चा, पॉलिटी में इन तीनों का इंपॉर्टेंट रोल है, तो थोड़ा सा टाइम देकर समझो। फेडरल हम उस कंट्री को बोलेंगे जहाँ पर गवर्नमेंट 2 लेवल या मोर देन 2 लेवल पे काम कर रही हो। सेंट्रल गवर्नमेंट भी हो, प्रोविंशियल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट भी हो। ठीक हुई बात। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में ये 2 लेवल मिलेंगे, पर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में लोकल लेवल गवर्नमेंट भी आपको मिलेगी। तो फेडरल कंट्री आप हर उस कंट्री को बोलोगे जहाँ पर 2 लेवल या 2 से ज़्यादा लेवल में गवर्नमेंट काम कर रही हो। तो यूएसए में कर रही है सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट। चलो, फिर हम बात करेंगे डेमोक्रेटिक की। तो डेमोक्रेसी या डेमोक्रेटिक का मतलब क्या है? 1 मैन 1 वोट 1 वैल्यू, वेयर द रूलर्स आर इलेक्टेड बाय जनरल पब्लिक। तो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की बात करो या इंडिया की बात करो, दोनों ही जगह है जो रूलर होते हैं, जो गवर्नमेंट का हेड होता है, जो कंट्री का हेड होता है, वो कैसे होता है? इलेक्टेड होता है। तो डेमोक्रेटिक कंट्री है। फिर रिपब्लिकन की बात करें, हम यूएसए में भी यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज है और इंडिया में भी यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज है। एक वोटिंग एज आपकी होगी 18 साल है, उसके बाद हर व्यक्ति को वोट देने का राइट है। तो हम एक डेमोक्रेटिक कंट्री है। किसको बोलते हैं डेमोक्रेटिक कंट्री? जहाँ रूलर इलेक्टेड हो। अब रिपब्लिकन, रिपब्लिकन हर उस कंट्री को बोलेंगे जहाँ हेड ऑफ स्टेट इलेक्टेड हो। जैसे इंडिया में हेड ऑफ स्टेट कौन होता है बच्चा? प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट कैसा होता है? इलेक्टेड। ठीक है बात। प्रेसिडेंट कैसा होता है? इलेक्टेड। अगर हम यूएसए की बात करें तो वहाँ पर हेड ऑफ द स्टेट होता है प्रेसिडेंट, वो भी कैसा होता है? इलेक्टेड। पर अगर मैं कहाँ की बात करूँ, यूके की बात करते हैं हम। यूके में या ब्रिटेन की बोले, यूके बोलो ब्रिटेन बोलो, ब्रिटेन में आज भी कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की है। तो वो रिपब्लिकन कंट्री नहीं है बच्चा, वहाँ पर राजा का बेटा ही आने वाला राजा बनेगा। ठीक है बात। तो वो रिपब्लिकन नहीं है। तो यूके इज़ नॉट द एग्जाम्पल ऑफ रिपब्लिकन, बट इंडिया, यूएसए ये रिपब्लिकन कंट्री है। चलो, अब जो नई गवर्नमेंट बनी उसने गारंटी दी किस बात की? राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच, राइट टू प्रेस, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, राइट टू फ्रीडम ऑफ प्रेस, जस्टिस अंडर लॉ। नई सरकार ने आपको ये राइट भी दे दिए कि आपको फ्रीडम है स्पीच की, आप प्रेस में कुछ भी लिख सकते हैं, कुछ भी छाप सकते हैं, रिलीजन आप कोई भी अडॉप्ट कर लें, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, एंड जस्टिस अंडर लॉ। अब जो कंट्री थी उसे इलेक्टेड प्रेसिडेंट रूल करते थे, हु वुड गवर्न अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन। अपनी इच्छा से कुछ भी इलेक्टेड लीडर नहीं कर सकते, वो जो भी कुछ करेंगे वो अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन ही करेंगे। तो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को गवर्न करते हैं प्रेसिडेंट, बट अकॉर्डिंग टू लॉज रिटन डाउन इन कॉन्स्टिट्यूशन। वो कानून नियम जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखे गए हैं उसके अकॉर्डिंग ही, नॉट अकॉर्डिंग टू हिज पर्सनल whims एंड फैंसीज, अपनी सनक अपनी कल्पनाओं के हिसाब से नहीं, अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन। 1789 में जो फर्स्ट प्रेसिडेंट बने उनका नाम था जॉर्ज वॉशिंगटन। कमांडर इन चीफ भी यही थे, और बाद में जाके इन्हीं को लोगों ने सर्वसम्मति से, सर्वसम्मति का इंग्लिश में क्या बोलते हैं सर्वसम्मति को? यूनानिमसली। ठीक है, तो यूनानिमसली
का मीनिंग है सर्वसम्मति, यूनानिमसली जो व्यक्ति इलेक्ट हुआ, सर्वसम्मति से, सबकी इच्छा से जो व्यक्ति प्रेसिडेंट बना, वो थे जॉर्ज वॉशिंगटन। कहाँ के? यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के। अब बेटा डिड यू नो सेक्शन में बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, अब हम वो देखेंगे। तो जो जॉर्ज वॉशिंगटन थे बच्चा, ये उन्हीं की परसिवियरेंस थी, उन्हीं की ग्रिट थी। परसिवियरेंस मतलब कंटिन्यूस ट्राई करते रहना टुवर्ड्स अचीविंग समथिंग। तो ये उनकी ही बार बार किए हुए प्रयास थे। ग्रिट मतलब होता है साहस। ये उन्हीं का परसिवियरेंस था, उन्हीं का साहस था कि जो अमेरिकन आर्मी थी, जो कॉलोनिस्ट की जो आर्मी थी, वो आगे बढ़ती रही और फिर इंडिपेंडेंस अमेरिका को मिल गई। ठीक है, जॉर्ज वॉशिंगटन परसिवियरेंस एंड ग्रेट केप्ट हिज आर्मी गोइंग इन अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। नहीं तो इतनी हिम्मत के ब्रिटिशर्स के खिलाफ लड़ ले और जीत ले, थोड़ा मुश्किल था, पर जॉर्ज वॉशिंगटन के मोटिवेशन से सब पॉसिबल हो गया। कई बार ऐसा हुआ कि इनके जो ट्रूप्स थे वो फैमिश कर गए। फैमिश मतलब खाने पीने को कुछ नहीं था, भूखे थे वो बेचारे, फूड सप्लाई प्रॉपर नहीं थी। कई बार वो बेयर फुट, नंगे पैर चल रहे थे स्नो पर उनके पीछे जॉर्ज वॉशिंगटन का मोटिवेशन काम कर रहा है, उनका परसिवियरेंस, उनका साहस काम कर रहा है और आर्मी कीप गोइंग है। ठीक है, फिर 1789 में उन्हें यूनानिमसली इलेक्ट किया गया फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। 1792 में वो सेकेंड टाइम फिर से इलेक्ट हुए, पर उन्होंने थर्ड टर्म के लिए रिफ्यूज़ कर दिया। अमेरिका की जो कैपिटल है उसका नाम इन्हीं को ऑनर देने के लिए रखा गया है। क्या है अमेरिका की कैपिटल? वॉशिंगटन डीसी। ठीक है, अब बच्चा जो अमेरिका का कॉन्स्टिट्यूशन था ये मिसाल बन गया बहुत सारी कंट्रीज के लिए। ठीक है बात। तो जो कॉन्स्टिट्यूशन था यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का, वो मॉडल की तरह काम करने लगा, इंस्पिरेशन बना बहुत सारी कंट्रीज का, इंक्लूडिंग इंडिया। हमने भी बहुत सारी चीज़ें ली हैं यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन से। जो फ्रेमर्स थे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के, उन्होंने बहुत सारे फीचर्स को अडॉप्ट किया है सीधे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन से। तो पहला था फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में भी सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट होती है, सेम वी आर फॉलोइंग सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट, बट वी हैव एडेड वन मोर टियर इन दैट इज लोकल लेवल गवर्नमेंट। जो इनकॉर्पोरेशन हुआ फंडामेंटल राइट्स का, यस, वो भी हमने बिल ऑफ राइट्स से लिया है। अमेरिका में उसे बिल ऑफ राइट्स के नाम से जाना जाता है। ठीक है, वो हमने लिया है। जैसे अमेरिका ने राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच दिया है, सेम हमने भी दिया है। चलो, तो बिल ऑफ राइट्स से आगे हमारे फंडामेंटल राइट्स, हमने 6 फंडामेंटल राइट्स दिए हैं। चलो, फिर जो चेक एंड बैलेंस का सिस्टम है, ये भी हमने यूएसए से ही लिया है। लेजिस्लेचर होता है, एग्जीक्यूटिव्स होते हैं और जुडिशरी होती है। क्या क्या होता है बच्चा? लेजिस्लेचर जो लॉज बनाता है, एग्जीक्यूटिव जो उन्हें फॉलो करवाता है, इम्प्लीमेंट कराता है, और जुडिशरी देखती है कि अकॉर्डिंग टू लॉ एवरीथिंग इज गोइंग ऑन और नॉट। तो ये जो चेक एंड बैलेंस का सिस्टम है कि ये इनके ऊपर नज़र रख सकते हैं, ये इनके ऊपर और ये भी इन दोनों के ऊपर, तो ये चेक एंड बैलेंस का सिस्टम भी हमने यूएसए से ही लिया है। अब ये जो डिस्कस में क्वेश्चन है, ये आपको खुद से करना है। I'm ending this video here only. If you have any doubt, any problem, to write in comment section.